हाँ तो मित्रों, मुद्दा है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए इकोनॉमी का सिलेबस डिकोड करें, क्योंकि इसमें इकोनॉमी के नाम पे आप कहें एनसीईआरटी पढ़ो, अखबार पढ़ो, करंट अफेयर्स देखो, फिर उसके ऊपर ये सब एडवांस किताबें देखो। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो मैंने आपको बताया इकोनॉमी सब्जेक्ट में खुद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसका सिलेबस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है और जो पूछते हैं वो अलग दिशा में जाता है। इकोनॉमी पढ़ाने वाले टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेबस ही एक तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, दूसरा इकोनॉमी के टीचर्स का आपस में एक मत नहीं है। पॉलिटी के जितने भी टीचर हैं आप जानते हैं वो एक ही फ्लो में पढ़ाएंगे कि भाई लक्ष्मीकांत के चैप्टर के हिसाब से। इकोनॉमी में ऐसा चलता नहीं, मैं को मेरी किताब है पर बाकी टीचर्स अपने हिसाब से करेंगे। तो इस कारण से होगा ये, कुछ टीचर 20 लेक्चर में खत्म कर दे, कोई 40 ले, कुछ 50 ले, कुछ के पढ़ाने का तरीका हो A to Z, कुछ ऐसा करे XY और फिर AB अंत में पढ़ाएं। इस कारण से विद्यार्थी थोड़ा इधर पढ़ते हैं, फिर इनको नहीं मजा नहीं आ रहा है, उधर जाते हैं। असल में मजा नहीं आता, समझो मैं रोज तो कौन से जोक्स या मीम सुना के आपको हर टॉपिक पढ़ाऊं, कुछ तो बोरिंग चीजें आएंगी ही, पसंद हो कि नहीं हो आपको पढ़ना है। मैं नहीं कहा मुझसे पढ़ो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कंप्लीट करना चाहिए पूरा कोर्स। अच्छे जो भी टीचर जिनका इंडस्ट्री में नाम है उनसे आप पढ़ेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अभी मान लीजिए इकोनॉमी में मेरा नाम है, मेरा जब नाम नहीं था तो श्री राम IAS के नोट्स चलते थे, तो उसको भी तो पढ़ के लोग टॉपर बने ना। तो श्रद्धा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन वो असल में सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा कौन रहा है या लिखा क्या है। तो स्टूडेंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम से मैंने आपको बताया 10 अलग अलग उनके रॉन्ग अप्रोचेज आगे बताया। तो इकोनॉमी पढ़ने के 10 गलत तरीके मैंने आपको बताए। अभी अपनी कहानी और बाकी है, बुक लिस्ट तो मैं आपको आखिर में ही बताऊंगा। इकोनॉमी सब्जेक्ट से आपको नफरत क्यों दूर करनी है और सिलेबस की बाउंड्री अब कैसे डिसाइड करें। देखिए, हिस्ट्री की बाउंड्री डिफाइन करना आसान है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलता है सब, कि एंशियंट, मिडिवल, मुगल, अंग्रेज आए, ये वो। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लॉजिकल किताबें। ऑफकोर्स रैंडम इधर उधर पूछता है, लेकिन कायदे से सीक्वेंस तो एक ही जा रहा है क्रोनोलॉजी का। ज्योग्राफी में भी अच्छी बात यही है कि जो भी पढ़ रहे हैं आप नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं, समझते हैं ये पूरी अपनी पृथ्वी है। तो एकदम भीतर से हम जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले जो भी इनर कोर है, फिर सियाल, सीमा, मैग्मा जो भी आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, पर उसके हिलने से सब वॉल्केनो अर्थक्वेक आ गए, उसके ऊपर ये और मिट्टी चढ़ी तो लिथोस्फीयर है वो, उसके ऊपर और पहाड़ और नदियाँ आई, फिर ओशन आए, ओशन के अंदर जो करंट्स है उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर ये सब के ऊपर लोग रहने लगे तो ह्यूमंस और उनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मैप्स, और फिर वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। तो लॉजिकल बॉटम अप अप्रोच से आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसलिए मजा आता है। पॉलिटी में भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है कि चलो शुरुआत में प्रीएम्बल है, उस हिसाब से पूरा संविधान लिखा गया है, फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट वगैरह वगैरह। इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में तकलीफ ये है कि अगर आपका देखो मैं एनसीईआरटी को बेस बना के चलता हूँ, तो ये हुई क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये किताब की तकलीफ क्या है, इसको लिखने वाले ने तय किया है कि किसी को समझ नहीं आनी चाहिए, इट इज़ बोरिंग टू रीड। महाराष्ट्र की जो किताब है वो बहुत बेहतर है, उसकी के 11-12 आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्राफिक्स चार्ट से उसने समझा, इसमें बेकार लिखा इसने। दूसरा, भले आप ये पूरी किताब रट लो तो भी इसमें से मुश्किल से 1-2 सवाल आने। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जितना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले इसका बहुत कम है। जैसे अब एक साल में 1-2 सवाल आपको दिखे कि फिजिकल डेफिसिट की फॉर्मूला पूछ ली हो या आरबीआई के स्टेबलाइजेशन के बारे में पूछा हो। तो ऐसी प्योर थियरी इकोनॉमी की यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत कम पूछी जाती है जो आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सके। वैसे मित्रों, ये इकोनॉमी के नाम पर जो भी एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, उसकी मैं एक कंप्लीटली फ्री लाइव स्ट्रीमिंग सीरीज चला रहा हूँ अनअकैडमी पर। 2 एपिसोड हो चुके हैं और टाइम पास चर्चा नहीं, अफलातून पावर पॉइंट्स के साथ, लाइव नोट्स मेकिंग के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, एनसीईआरटी एक और भी है क्लास 12 की, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है उसमें तकलीफ क्या है कि पिछले 13 साल में सिर्फ 2 बार ही यूपीएससी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है। ऑफकोर्स मैं पढ़ाता हूँ पर अब मैं लाइव नहीं पढ़ाता, उसके रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते थे एक्सेस मिल जाती है। आप कहे ठीक है, तो तुम ये बोले कि एनसीईआरटी में कम मजा है, तो फिर प्रश्न कहाँ से आते हैं? अखबार देख लेते हैं, पिछली 1 साल का करंट अफेयर्स। तो मेरा इधर कहना है, देखो पिछले 1 साल के करंट अफेयर से भी बहुत कम सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना है
नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब टेक्नोलॉजी है। पहले इनमें थोड़ी थोड़ी फीस लगती थी, फिर 2019 में फीस सब खत्म कर दी कि आप जितना पैसा ट्रांसफर करो उस पर कोई फी नहीं है। तो ये 2019 में ऐसा हुआ कि नेफ्ट, आरटीजीएस पर सरकार ने, आरबीआई ने फीस जीरो कर दी। इसके बारे में 2019 में नहीं पूछा, 20 में नहीं, 21, 22, 23 में नहीं, 24 में भी नहीं, 25 में उन्होंने फाइनली ये चीज़ पूछी। जब आप इकोनॉमी के, गवर्नमेंट स्कीम्स के सब सवाल देखते हैं तो आप पाएंगे पिछले 1 साल का बहुत कम करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इस कारण से आप ये एक साल का पीडीएफ देख लेंगे और हमारा काम हो गया, दैट विल नॉट हेल्प। ऑफकोर्स ये जब से हुआ, तो मैंने तो 5-6 साल से, जब से ये टॉपिक बना कि नेफ्ट, आरटीजीएस फ्री हुआ, तब से मैं हर साल पढ़ा रहा हूँ, मटेरियल में दिया है। लेकिन इसमें फिर नेगेटिव पीआर होती है, ये तो सब पुराना पढ़ाते हैं, इतना कौन पूछ रहा है वगैरह। अब आप समझो ना, तो 6 साल में नहीं पूछा, 7वें साल में पूछा, तो मैं फी लेके भी ना पढ़ाऊँ और फिर आपको मजे करवाता रहूँ, तो एग्जाम कैसे पास होगी। तो यानी जब हम बात करें इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट, उसका लॉजिकल सिलेबस स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल क्यों हो गया कि एनसीईआरटी को आप बेस बनाओ, उसमें से मुश्किल से 1-2 सवाल आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ऐसा है कि बहुत कम पूछते हैं, 13 साल में 2 ही बार पूछा। आपके करंट अफेयर्स देख लेंगे, पर उसमें 1 साल का बहुत कम पूछते हैं। आपको 2-5 साल पहले से क्या हो रहा है वो सब चीज़ों की खबर होनी चाहिए। मित्रों, इस 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर बिगिनर से लेकर रिपीटर के लिए अनअकैडमी ने यूपीएससी की तैयारी को और आसान और अफोर्डेबल बना दिया है कि हमारे सभी सब्सक्रिप्शन पर अब आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी। तो केवल 17,999 से शुरू हो रहे हमारे लाइव क्लासेस में आप यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं, जहां पर जीएस से सीसेट, प्रीलिम से मेंस, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, ऑल द वे अप टू मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सब कुछ शामिल है। एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सब कुछ अनलॉक हो जाता है। और अनअकैडमी के ऐसे सब ऑफरिंग्स की मदद से पिछले एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जुड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से निर्णय लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, तो फिर आप मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग पर ध्यान दे पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न हो तो फिर असल में यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल, इकोनॉमी के सवाल पूछती कहाँ से? देखिए, कुछ तो वो उठाते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाते हैं, जो भी डेफिनेशन है, डेटा है। कुछ बजट अनाउंसमेंट से आसपास पूछ लेते हैं। फिर सरकार की एक इंडिया ईयरबुक आती है, उसमें सब सरकारी योजना दी होती है। वो भी ऐसा नहीं कि इस साल की लेटेस्ट, वो 2-5 साल पहले वाली योजनाओं को अभी आपको पूछे। ये सब उनका खेल रहता है। इसके अलावा एक सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से अनाउंसमेंट अलग अलग, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नया डेटा कोई आया हो। एनसीईआरटी की एक बिजनेस स्टडीज़ की किताब है, कुछ बार वहाँ से सवाल आते हैं। कुछ एडवांस बुक से कुछ बार पूछ लिया जाए, और रैंडम इंटरनेट भी कुछ बार पूछ लेते हैं कि सिंडिकेटेड लैंडिंग से क्रेडिट रिस्क कम होता है कि नहीं। इतना कौन करके जाता है। तो इकोनॉमी सिलेबस जो है, समझो कि वो एक छत है, और कोई भी टीचर या स्टूडेंट एक नोट बना दे एक बार कि मैंने ये नोट्स बना दिए, सब खत्म है। लेकिन आप पाएंगे वो छत में बहुत सारे छेद हमेशा रहते हैं, जिससे पानी टपकते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल से ज़्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमी, तो हर साल थोड़ा थोड़ा अपडेट किया हो, तो मैं ये घमंड में रहूँ कि मेरे मटेरियल में सब आ गया। फिर भी वो कुछ बार का पूछ लेते हैं। जैसे एक बार उन्होंने ऐसा पूछा कि जो एक्स जात के बॉन्ड्स हैं उसमें वाई जात का टैक्स लगता है कि नहीं, तो वो मैंने नहीं दिया था अपने मटेरियल में। फिर मैंने दूसरे साल अपडेट किया, लेकिन फिर उन्होंने वो सब धीरे धीरे पूछना ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने शुरू किया कि रैंडम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा पूछेंगे, उस हिसाब से थोड़ा मटेरियल अपडेट किया। उसके बाद वाले वर्षों में वो पूछना बंद कर दिया। फिर एक बार पूछे क्रेडिट रिस्क इन सिंडिकेटेड लैंडिंग, इतना तो मतलब बुक्स में भी नहीं है, वो तो नेट से सर्च करना पड़े, तो दैट हैपन्स। फिर ऐसी ऐसी योजना जो बहुत ही लो प्रोफाइल है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, या अभी एक और योजना चली, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल लगाएंगे। अब उसमें वो एकदम छोटा छोटा डेटा पूछने लगे कि इसमें 7 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देनी है या 7 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो हर बार ऐसा होता है कि बाल्टी लगाओ, मतलब कुछ नया पूछा उस हिसाब से आप मटेरियल अपडेट करो, कुछ और पूछने लगे। हालांकि मैं अपनी धीरज खोता नहीं, क्योंकि आप समझो धीरज रखनी पड़ती है कि आप कंटिन्यूसली अपडेट करें। मैंने अभी आपको बताया कि 6-7 साल के बाद वो चीज़ पूछी जाए, लेकिन आपको धीरज रखनी पड़ती है। मतलब टीचर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं नहीं बोला 6-7 साल आप अटेम्प्ट दीजिए। बट एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, मटेरियल विल बिकम वेरी बल्की, नोट्स जाड़े मोटे हो जाएंगे, और उसके चलते लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है, तो बहुत पढ़ाते हैं। खैर, लॉजिकल स्ट्रक्चर जब हमें बनाना है इकोनॉमी का, देखिए
इकोनॉमी पढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश का क्या चल रहा है, उसमें आप थियरी से शुरुआत करें कि एडम स्मिथ क्या बोल के गया और सब धीरे धीरे आगे बढ़े, CRR रेपो, GDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेंसेक्स, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट। उसके बाद आप ऐसा पढ़ाना शुरू करें आज़ादी के बाद का भारत, 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद का भारत, सब प्राइम क्राइसिस जो अमेरिका में 2007 में, और उसके बाद भारत में विजय माल्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तकलीफ हो गई, फिर 2017 में GST और उसके बाद का भारत, और 2020 में कोरोना और उसके बाद की आत्मनिर्भर भारत, एंड ऑल द वे अप टू दिस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके आसपास कुछ और बाल्टियां आपको रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बजट है, बिटकॉइन वगैरह, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आदि एनुअल रिपोर्ट्स, और कुछ और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स लाइक IIP क्या चल रहा है वगैरह। ये पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। कुछ टीचर्स इस फ्लो में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स आपको इस फ्लो में पढ़ाएं कि शुरुआत करते हैं चलो थियरी से जो NCERT में दी है, फिर कुछ कंटेम्पररी इश्यूज देख लेते हैं, जैसे 2017 में GST आया, 2009 में बिटकॉइन आया, 2016 में UPI आया, 2019 में नेफ्ट में से फी हटा के 0 कर दी, और फिर कुछ लेटेस्ट 1 साल का करंट अफेयर्स देखते हैं जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, और लास्ट में कुछ PYQ देखते हैं। तो ये भी एक तरीका पढ़ने पढ़ाने का हो सकता है। मैंने धीरे धीरे अपना जो कोर्स है उसको ऐसे रिस्ट्रक्चर किया कि खुद से ही एक नया सिलेबस का लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं। देखिए, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को रिपेयर या अपग्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आप पाएंगे सब कुछ तो रैम, हार्ड डिस्क सब कुछ सोल्डर किया होता है, तो निकाल के चेंज करना थोड़ा मुश्किल। जो नॉर्मल PC है उसमें आपको मॉड्यूलरिटी मिलती है। मॉड्यूलरिटी ऐसे कि आप मदरबोर्ड बदल सकते हैं, कंप्यूटर का फैन बदल सकते हैं, ग्राफिक कार्ड, रैम, HDD अपने हिसाब से उसको जोड़ मिलाव कर सकते हैं। तो मैं इकोनॉमी जो पढ़ा रहा हूँ 10 साल पहले मैंने पहली बार उसका वीडियो रखा था, मतलब पूरी लेक्चर सीरीज रखी थी। उस वक्त तो लाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी, कैमरा में, मतलब ये ऑफलाइन क्लासरूम था जिसमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप देख भी नहीं पाएंगे, इतना वो डार्क बैकग्राउंड था। अब धीरे धीरे इतने साल जो पढ़ा है, एग्जाम का ट्रेंड, विद्यार्थियों के जो प्रश्न आए, उस हिसाब से बदलते बदलते मैंने अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है बाद में पढ़ना है, वो चेंज किया। तो जो मेरा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है आफ्टर 10 years ऑफ दिस टीचिंग, वो कुछ ऐसा है। मैं शुरुआत करता हूँ पिलर 1, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह से। इधर से ही क्यों? क्योंकि हर साल आप पाएंगे 6 से 7 सवाल ये सब आसपास इसमें से होते हैं, चाहे RBI, CRR, रेपो, सेंसेक्स, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम, शेयर मार्केट वगैरह। इस कारण से समझो लेक्चर में बच्चे आए, 1 महीने बाद आधा छोड़ के चले भी गए, तो भी उनके 1-2 सवाल तो टिक हो जाने, भले वो बहुत सीरियस ना हो, तो वो याद रखे कि हमने पढ़ा था, हमें फ़ायदा हुआ था। क्योंकि मुझे भी तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी चाहिए, तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मैं एडम स्मिथ से या कोई LPG रिफॉर्म से शुरुआत नहीं करता। फिर सेकंड पिलर में हम जाते हैं, दैट इज बजट, टैक्सेशन, फिजिकल डेफिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। फिर थर्ड पिलर में जाते हैं, दैट इज करेंसी एक्सचेंज, FDI, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रुपया डॉलर ऊपर नीचे जाना। उसके बाद चौथा पिलर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, GDP, इन्फ्लेशन, ये सब हम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। पांचवा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। तो इस फ्लो में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पढ़ाता हूँ। मित्रों, ऐसे 6 पिलर करने से मॉड्यूलरिटी कैसे मिलती है? देखिए, प्रीलिम्स का अलग कोर्स और हैंडआउट, मेंस का अलग कोर्स और हैंडआउट, और उसमें चैप्टर इसी सीक्वेंस में रहते हैं। ऑफकोर्स अनअकैडमी के एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सब मिल गया, लेकिन 2 अलग कोर्स बनाने से, हैंडआउट बनाने से क्या फ़ायदा है कि यू कैन ड्रॉप इन ड्रॉप आउट। आपने पहला पिलर कंप्लीट किया, कॉलेज में एग्जाम थी, दूसरा पिलर आप नहीं देख पाए, नो प्रॉब्लम, तो फिर नेक्स्ट बैच में आप सीधे दूसरे पिलर से पढ़ना शुरू करो। तो ये जो ड्रॉप इन ड्रॉप आउट की सुविधा है। सेकंड, कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद फिर से आपको कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि मैं हर साल पुराने विद्यार्थियों के लिए फ्री सीरीज़ निकालता हूँ। तो फरवरी में आएगी विन 26 सीरीज़, और ये आज का ऐसा नहीं, 2020 से मैं हर साल कंटिन्यूसली ऐसे अपडेट्स देता हूँ। तो आईफोन जैसा, एक बार लिया फिर बार बार नहीं खरीदना है। अब ये जो 6 पिलर हैं, तो उसका सीक्वेंस ऐसा ही क्यों है? ये 1 2 3 4 ही क्यों है? 4 3 2 1 क्यों नहीं किया? मतलब कि यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस हमने देखा प्रीलिम्स में, वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा उस पर जोर है,
तो तुम छठे पिलर से पढ़ाना शुरू क्यों नहीं करते? मतलब छठे पिलर को पहला पिलर क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पहले पिलर जो है मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस इसलिए रखा है क्योंकि हर साल वहाँ से 6 से 7 सवाल आते हैं। मैंने असल में ओवर द ईयर्स जो ये चैप्टर स्ट्रक्चर बनाया उसको लक्ष्मीकांत के साथ मिलाने की कोशिश की है। देखिए लक्ष्मीकांत का क्या स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले बुनियाद क्या है, प्रियम्बल। उसी तरह इकोनॉमी की हम बात करें तो सबसे पहले बुनियाद क्या है कि पैसों का कैसे उद्भव हुआ, विकास हुआ, उसके अलग अलग प्रकार, मेटल मनी, पेपर करेंसी, ये सब बिटकॉइन वगैरह, डिजिटल करेंसी, उसके ऊपर ही पूरा अर्थतंत्र है। तो इस कारण से उसकी सबसे पहले बात होती है। दूसरा, लक्ष्मीकांत में आप देखिए सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं मतलब यूपीएससी में, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, वो जो शुरुआती चैप्टर्स हैं। तो इस कारण उसके चैप्टर में वो पहले उसने रखे ना, वो आखिरी में तो चैप्टर 30 तो नहीं रखा फंडामेंटल राइट्स को। सिमिलरली मैंने भी पिलर 1 बैंकिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस क्यों रखा है? क्योंकि उस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। करते करते आप लक्ष्मीकांत के एंड में जाओ तो आखिरी वाले चैप्टर्स कौन से होंगे? पंचायती राज बॉडीज और दूसरा जो भी है इंफॉर्मेशन कमीशन वगैरह, अलग अलग बॉडीज, जो कि फैक्चुअल ज़्यादा है और सवाल वहाँ से कम आते हैं। तो उसी तरह मैंने जो चैप्टर्स आखिर में रखे, पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, प्रीलिम्स में उसके सवाल कम आते हैं। ऑफकोर्स मेंस में आते हैं ज़्यादा सवाल, एटलीस्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेंस में भी कम ही आता है। तो इस कारण से चैप्टर का ये स्ट्रक्चर रखा है। अब अगर आपको मैं टॉपिक वाइज ब्रेकअप दिखाऊं कि हर साल क्या सीन रहा, तो 2025 की हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम जो 2025 में हुई थी, पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, 7 सवाल यहाँ से पूछे गए और इसमें से 4 तो सिर्फ शेयर मार्केट से थे। दूसरा पिलर बजट टैक्सेशन, नॉर्मली हर साल नहीं पूछते थे, कुछ कुछ साल पूछते तो भी कैसा कि 1-2 सवाल पूछे। 2025 में अचानक से उन्होंने 6 सवाल पूछ लिए और उसमें भी कुछ तो ऐसे कि जहाँ पर फॉर्मूला में आपको नंबर्स डाल के प्लस माइनस करना हो, ऐसा मैथ्स पूछ लिया। हालांकि मैनेजेबल ही था, एनसीईआरटी और जो बेसिक फॉर्मूला है वही पूछी थी उसने, पर उम्मीद से विपरीत था, ऐसा यूजुअली वो पूछते नहीं थे। तीसरा पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, एफडीआई, रूपी, डॉलर, पहले यहाँ से 2-3 सवाल आते थे और लगभग हर साल करेंसी एक्सचेंज के बारे में पूछते थे। 2025 थोड़ा विपरीत था, तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा और वो भी वो वर्ल्ड बैंक की कोई एक संस्था है IBRD या उसका पूछा था, करेंसी एक्सचेंज नहीं पूछा। आपके तो अगले साल स्किप कर देते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि हाँ, तो यूपीएससी के प्रोफेसर से स्टैम्प पेपर में लिखवा के लाओ कि वो नहीं पूछेंगे तो स्किप कर दो। देन पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से 2 सवाल आए। पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर से 4 सवाल आए, उसमें भी वो मेजर माइनर मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मतलब 2 सवाल तो ऐसे थे कि जो 2019 में पूछे थे उसी के मिलते जुलते रिपीट हुए थे। पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें से कुछ नहीं पूछा। हालांकि प्रीलिम्स का सिलेबस हमने शुरू में देखा तो सबसे ज़्यादा तो इसी को उन्होंने गुणगान गाए। तो दिस इज द फ्लो। आपके अपन इसमें मेंस की इकोनॉमी की बात तुमने की नहीं। देखिए मेंस की इकोनॉमी ऐसी है, बिखरा बिखरा सब। मेंस पेपर 1 में आता है हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। इसमें सोसाइटी के नाम पे पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, तो थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी पूछ लेते। फॉर एग्जाम्पल एक बार ऐसा पूछा, बिटकॉइन की भारत के समाज पर क्या असर। फिर एक बार कुछ पूछा कि गीग इकोनॉमी, स्विगी, जोमेटो, उससे महिलाओं पर क्या असर। ज्योग्राफी के साथ जुड़ा एक मुद्दा है क्या, अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन के नाम पे अलग अलग समय पे 4 से 5 बार उन्होंने लगभग पूछ लिया कि स्मार्ट सिटी से क्या फायदा हुआ, स्मार्ट सिटी में फ्लड्स क्यों आए, स्मार्ट सिटी से गरीबी कैसे कम हुई, वगैरह वगैरह। मीन्स पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस है, वेलफेयर, ई गवर्नेंस वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहाँ पर गवर्नेंस के नाम पे ये जो योजनाएं आती हैं, वेलफेयर, खासकर पॉवर्टी, हंगर, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें सवाल आते हैं इकोनॉमी के। इंटरनेशनल रिलेशन में भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टैरिफ वॉर वगैरह, उसके आसपास की आपको चीज़ें पढ़नी होती है। फिर मेंस पेपर 3, उसमें इकोनॉमी खुद में ही एक विषय के रूप में आता है। हालांकि ज़्यादातर सवाल उसके होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, जॉब्स कैसे क्रिएट करें, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर में भी एक इकोनॉमी का सब टॉपिक है, इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री,
वगैरह वगैरह। बाकी साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी है। मेंस पेपर फॉर एथिक्स, उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम पे थोड़ा इकोनॉमी वापस आता है। जैसे कि ये भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा उन्होंने एथिक्स में इस बार पूछा, जबकि वो बाकी जगह पूछने का विषय है। और निबंध में भी अलग अलग जगह पर आप इकोनॉमी के एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमी इन मेंस। अब जो मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमी, प्रीलिम्स का अलग कोर्स है, मेंस का अलग कोर्स है, दोनों ही एक ही सब्सक्रिप्शन में आते हैं, लेकिन चैप्टर का सीक्वेंस मैंने यही रखा है कि 1 2 3 4 5 6। सिलेबस के हिसाब से आप कह देखो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, में कहूँगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और ए फॉर एग्रीकल्चर। उसी तरह पॉवर्टी, अच्छा तो इसको हम पिलर 6 में देख लेंगे। ग्लोबलाइजेशन, इसको पिलर 3 में देख लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी पिलर 3 में देख लेंगे। तो यूपीएससी का जो भी सिलेबस है मैंने अपने ये 6 पिलर फ्रेमवर्क में ओवर द ईयर्स फाइन ट्यून किया है, और उसका भी पूरा अलग मटेरियल हैंडआउट लेक्चर सीरीज होती है। तो प्रीलिम्स का तो कोर्स खैर 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मेंस का पुराना कोर्स कंप्लीट हो गया नवंबर में, नया कोर्स तो अभी समझिए जून में आएगा जब ये प्रीलिम सीजन खत्म होगी। दो कोर्स अलग रखने का कारण क्या है, एग्जाम की अगली रात आपको अलग अलग चीज़ें देखनी पड़े, वरना पूरा बहुत बल्कि हो जाता है, रिवीजन में सुविधा नहीं रहती। नाउ इकोनॉमी पढ़ने के 10 गलत तरीके मैंने आपको बताए। इकोनॉमी सिलेबस की बाउंड्री हमने तय की। इकोनॉमी विषय से नफरत आप दूर करें। उसका कारण ये है, अगर आप ये सोचते हैं देखो मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये बहुत अच्छे से आ गया, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मित्रों इतने से आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं निकलेगा। कट ऑफ के लिए इतना करने के बाद भी और 10 से 12 सवाल आपको खींचने पड़ेंगे, या उससे भी ज़्यादा। वो 10 से 12 सवाल आप कहाँ से खींचेंगे? थोड़ा एनवायरनमेंट से, थोड़ा साइंस से, थोड़ा करंट अफेयर से, थोड़ा इकोनॉमी से। तो 4 जहरीली बोतलें हैं। इसमें इकोनॉमी बाकी 3 से कम जहरीला है, इसके लिए आप उसको ज़्यादा प्यार देंगे, आपका फ़ायदा होगा। कंपेयर टू जितना साइंस में भी मेहनत करे वो 10-12 सवाल उधर खींच सकता है, पर उसमें जितनी एफर्ट लगेगी, खासकर ऐसे लोग जिनका साइंस में इतना डीप इंटरेस्ट और बैकग्राउंड नहीं है, कंपेयर टू दैट इकोनॉमी इज मोर मैनेजेबल। मतलब आप समझो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे 18 के आसपास सवाल हो, सारे कभी टिक नहीं हो सकते, 10 से 12 हो सकते हैं। जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना पढ़ के जाते हैं, इसके आसपास तो आप एफर्ट मार सकते हैं। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के अंदर टोटल 30 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी के सॉल्व हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के मुश्किल रहते हैं, तो उधर आप एफर्ट मारे, 15 सवाल आपके हुए। पॉलिटी 16 सवाल आए, उसमें से 10 से 13 आपके लक्ष्मीकांत से हो जाए, बाकी 3 ऐसे होते हैं वो थोड़ा और ऊपर का पढ़ के जाना पड़े। हिस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत टफ पूछते थे। 2025 का पेपर हालांकि रीजनेबल था, तो 18 सवाल थे, उसके अंदर करीब 8 से 10 तो आप आराम से एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम के आसपास खींच सकते। अगर आप इतना सब एफर्ट मारो, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 15, इकोनॉमी के 10 से 12, पॉलिटी के 10 से 13, हिस्ट्री के 8 से 10, तो करीब 45 क्वेश्चन आपके होंगे। हर एक के 2 मार्क मिले, आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि आपकी 100% एक्यूरेसी तो होगी नहीं, ये टिक के उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो स्कोर थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। इसको और ऊपर खींचने के लिए फिर आपको साइंस, थोड़ा डिफेंस, स्पोर्ट्स वगैरह पूछते पर वो सॉल्व करना मुश्किल है, करंट अफेयर्स भी पूछते पर वो मैनेज करना मुश्किल है। उसमें जब थोड़ा बहुत खींचेंगे, खासकर साइंस में से, तो कट ऑफ के करीब आप पहुंच सकते हैं, क्लियर भी कर सकते। तो बहुत कोई गुप्त स्ट्रेटजी या गुप्त ज्ञान लेने की खोज में मत रहो, ये पूछा वो पूछा। जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक सब टीचर, सब टॉपर रेकमेंड करते उतना पढ़ो, रटो, ये 4-5 विषयों पे फोकस करो। अब देखिए ये जो मैंने आपको एमसीक्यू पैटर्न बताया, उसमें भी ऐसा है कि किसको कौन सा कोर्स बेचना है, उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल WTO का समिट हुआ, कुछ पूछा गया, मैं कहूँ इकोनॉमी का सवाल है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स का कोर्स बेचना है वो कहे नहीं, ये तो करंट अफेयर्स का सवाल। जबकि मैं करंट अफेयर्स को अलग सब्जेक्ट के रूप में देखता नहीं, क्योंकि अलग सब्जेक्ट के रूप में देखो तो उसमें ये स्पोर्ट्स में, खो खो में भारत ने नेपाल को कितने रन से हराया, गुकेश ने किसको हराया, ऐसा सब वो पूछते हैं, वो तो वैसे भी कोई करके जा नहीं सकता। तो करंट अफेयर्स की ऐसे हाई हाई मत करिए, आप अच्छे टीचर से, अच्छी किताबों से पढ़ते हैं, बहुत सारा वो कवर हो ही जाता है। और इकोनॉमी में तो मैंने आपको बताया पिछले 1 साल का बहुत कम पूछते हैं, तो 5 साल पुरानी चीज़ें पूछते हैं, वो तो अच्छी किताबों में, अच्छे मटेरियल में आ ही जाता है।
ओवरऑल 2024 प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या था आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके देखो, 4 3 2 1 आपके 2025 का कट ऑफ, वो तो यूपीएससी जब रिलीज करे। तो यानी अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, पिछले कुछ सालों से 85 टू 90 के आसपास वो फ्लक्चुएट करता है। तो समझिए, एक सवाल से आपको 2 मार्क मिलते हैं, 100 सवाल है 200 मार्क मिलेंगे, गलत टिक किया -33% पेनल्टी है। तो पास होने के लिए इसके आसपास जो आपको मेहनत करनी है, मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप तैयारी करें, इट विल हेल्प यू। अब मैं इसको और पुरजोर से दम से साबित करने के लिए आपको बहुत सारे सैंपल पीवाईक्यू की लंबी लिस्ट बता के कि देखो ये कैसा कैसा बारीक नुआंस है। लेकिन जो बिगिनर से वीडियो देख रहे हैं वो असल में कच्चे गड़े हैं, तो वो सब बातें ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, वो बोर हो जाएंगे, ऑडियंस ड्रॉप हो जाएगी। तो बिना सबूत के आप कबूल करो कि मैंने जो बताया वो सब्जेक्ट को इतनी इतनी प्रायोरिटी आपको देनी है। तो मतलब अहमदाबाद में एक सेंट जेवियर्स कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ाते थे फादर वालेस। उन्होंने ब्रह्म वाक्य दिया है कि तुमको पसंद हो या पसंद नहीं हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। कोई भी सब्जेक्ट है जो एग्जाम में आता है, तो इकोनॉमी आपको पढ़ना है, बिना सबूत के ये कबूल करो। लास्टली बुक लिस्ट बता दीजिए। तो मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ने के 10 गलत तरीके बताए, सिलेबस की बाउंड्री हमने तय की, नफरत तो आपको सब्जेक्ट से करनी नहीं है अगर पास होना है। आखिरी मुद्दा बचता है बुक लिस्ट। ये जो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है उसको आप मत पढ़ो, उसकी जगह मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो तमिलनाडु या महाराष्ट्र की इकोनॉमी की 11-12 की किताबें पढ़ें। उसका कारण ये है, ये एनसीईआरटी लिखने वालों ने इतना बेकार उसको लिखा है कि समझ ही नहीं आया, और हिंदी मीडियम वाले को तो और समझ नहीं आए, इतना कलिष्ट है उसमें, अपितु ये अभी क्या तो फला डिम का सब है। उसकी जगह तमिलनाडु और उससे भी बेहतर महाराष्ट्र ने जो किताब लिखी है 11-12 की, बहुत बेहतरीन है। बिना कोचिंग के, बिना कोई वीडियो देखे आप खुद से ही पढ़ो तो भी एकदम मक्खन की तरह, आमरस मैंगो पल्प की तरह गले उतर जाना है। हालांकि उसमें भी सारे चैप्टर्स हमारे लिए काम के नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स हर साल पूछी नहीं जाती, 13 साल में 2 ही बार पूछी। तो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक्स आप डाउनलोड करें, कॉपीराइट फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। उसमें क्लास 11 के ये चैप्टर्स देखने हैं, क्लास 12 के ये चैप्टर्स देखने हैं। इतना आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको काफ़ी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, नफरत आपकी सारी चली जाएगी। अब जो पूरी लिस्ट में आपको बताऊं, एक तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरे देश का, पूरे दुनिया का क्या प्रोडक्शन, क्या सब इकोनॉमी चल रहा है। उसमें मैंने आपको बताया एनसीईआरटी मत पढ़ो उसके लिए, महाराष्ट्र की 11-12 पढ़े, मैंने आपको बताया। वो आपको नहीं पढ़नी है तो उसके एवज में आप मेरी इकोनॉमी की बुक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें थियरी, करंट, बेसिक से एडवांस सब दिया है। फिर मैंने आपको बताया 3-5 साल पुरानी चीज़ें भी पूछते हैं, जैसे जीएसटी हुआ, नेफ्ट आरटीजीएस हुआ, बिटकॉइन हुआ, वो सब के लिए मेरी ये इकोनॉमी की बुक में सब कॉम्प्रिहेंसिव दिया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरी है कंप्लीट हो गई। फिर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो एक तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स बहुत कम पूछते हैं, लेकिन आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं हर साल एक फ्री सीरीज निकालता हूँ। तो फरवरी में आएगी विन 26 सीरीज, और ऐसा 2020 से मैं कर रहा हूँ, उसे आप देखो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PT 725, ये सब PDF में मत डालिए। उसका कारण कि मैं भी उतनी ईमानदारी से वो सब फॉलोअप लेके अपने 6 पिलर के अंदर उसको अपडेट करते रहता हूँ। तो 2 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं, श्रद्धा विश्वास रखिए, क्योंकि आप समझो अगर यूपीएससी रैंडम कुछ पूछेगी तो ना उसमें होगा ना इसमें होगा। एक इंडिया ईयर बुक आती है, तो जैसे 2025 में, आजकल उसको वो बोलते हैं भारत 2025, इसको खरीदनी नहीं है, इसकी फ्री समरी अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले निकालते हैं, उसको आप देख सकते हैं, इसमें मतलब योजना सब आपको मिल जाएगी। हालांकि वैसे मेरी इकोनॉमी बुक में और मेरे कोर्सेज में भी सब आ ही जाता है, तो बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इकोनॉमी के अलावा भी जैसे एनवायरनमेंट हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, उसके कुछ अपडेट्स होते हैं, तो फ्री PDF जो भी निकले समरी का अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा, अनअकैडमी भी निकालती है, उसको आप लाभ लें। तो दैट इज़ फॉर करंट अफेयर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी की क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। उसकी जगह आपको पढ़ना 11-12 की महाराष्ट्र की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो देख सकते हैं। हालांकि मैंने बताया पिछले 13 साल में 2 ही बार सवाल आए, तो वो अपनी प्रायोरिटी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना भी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम के 3 हफ्ते पहले पढ़ना चाहिए। उसका कारण अभी भी पढ़ोगे तो भूल ही जाओगे, बाद में भी पढ़ोगे तो भूल ही जाओगे, वो 2-3 हफ्ते ज़्यादा रहेगा नहीं दिमाग में। मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी है जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें
30-40 पेज का मटेरियल है, उसमें सारी समरी भी दी गई है। तो ये करो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर इकोनॉमी। आप ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो एक आध दो सवाल सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आपके बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो दिस इज डन फॉर प्रीलिम्स। अब हम बात करें मेंस में क्या। मेंस में देखिए, क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाली, तो इसे आप पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में है। आपकी वोकेबुलरी ग्रामर सब ठीक होगा, बाकी पढ़ा तो वो सब कोर्स में आ ही गया है, लेकिन एक अच्छी भाषा के लिए वो मदद करता है। उसके बाद सरकारी इकोनॉमिक सर्वेस, देखिए सरकार की तरफ से हर साल 31 जनवरी को ऐसा इकोनॉमिक सर्वे आता है। आजकल तो प्रिंटेड निकालना उन्होंने शायद बंद कर दिया, और जो मिलते हैं वो जेरोक्स मिलते हैं, इसको खरीदना नहीं है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। अब पीडीएफ में सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, हर एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दिया हो उसको पढ़िए, वोकेबुलरी ठीक होगी, भाषा शुद्धि होगी। कितने पुराने पढ़ने हैं, तो जब 2022 और उसके बाद वाले पढ़िए। उससे पुराना पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें कोरोना की बातें ज़्यादा होंगी, और उससे पुराने वाली चीज़ें वो अब इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन, विजय माल्या बड़ी समस्या था, जीएसटी पर ज़्यादा बातें होती थी। अब की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर, ये नए मुद्दे बने हैं। तो बहुत पुराना पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये 2022 और उसके बाद के आप सर्वे पढ़ें, वो भी पूरे नहीं पढ़ने, केवल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर चैप्टर का देखना है। मेरे मेंस के नोट्स में वो आ ही जाता है, लेकिन आप फुल सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे, भाषा शुद्धि होती है। उसके बाद और खुद को इम्प्रूव करने के लिए द हिंदू बुक ऑफ एडिटोरियल्स, देखिए द हिंदू आप रोज़ खरीद के नहीं पढ़ सकते, या हिंदी माध्यम से इसलिए नहीं जम रहा है। तो द हिंदू ने क्या किया कि हर साल उनके जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हों उसको कंपाइल करके वो बुक ऑफ एडिटोरियल्स निकालते हैं। वो पहले सिर्फ इंग्लिश में आती थी, लेकिन अब वो हिंदी में भी उसको बनाते हैं, और ये तो 1 साल का, अब उन्होंने ऐसा किया 3-3 महीने पे निकालते हैं। तो आराम से आप मंगवा के पढ़ें उसे, ताकि जो कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, और ये केवल इकोनॉमी के लिए नहीं, इसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस सब कुछ आ जाता है। दैट विल हेल्प यू। लास्टली मेंस के लिए मेरा जो कोर्स है उसका स्टडी मटेरियल है, वो सब आप देख सकते हैं। ये सब कुछ जो लिखा है काफ़ी रंग उसमें बना दिए मार्कर से, लेट मी इरेज दिस। देखिए ये सारे सोर्सेज हैं, उसमें वाइट कलर में जो है वो सब फ्री में है, और येलो कलर में जो लिखा है वो पेड है। इससे ज़्यादा हाथ पैर मारने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बाकी सब्जेक्ट तैयार करो, वरना उसमें मार्क्स कम हो जाएंगे, और इसमें ज़्यादा हाथ पैर मारे तो इसमें और मार्क्स बढ़ने वाले हैं। बाकी मित्रों, मैंने आपको बताया सोमवार रात 9 बजे इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स मैं सारे पढ़ाने वाला हूँ। अनअकैडमी ऐप पे टोटल फ्री लाइव स्ट्रीमिंग है रात 9 बजे, और उसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस गुरुवार रात 9 बजे से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट कोर्स शुरू होगा। और ये जो इकोनॉमी प्रीलिम्स का कोर्स है वो मेरा इस 2026 की प्रीलिम सीजन का आखिरी कोर्स है, क्योंकि इससे पहले वाला मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ, जो करीब जून 2025 से नवंबर 2025 तक चला था। उसमें प्रीलिम मेंस दोनों खत्म हो गया था। बाकी मित्रों, इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मेरी प्री लेक्चर सीरीज अनअकैडमी पर चल ही रही है, उसे आप अवश्य देखिए। वहां पर पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस रिपब्लिक डे अवसर पर अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी, तो इसका भी आप अवश्य फायदा उठाइए। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.